टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूं। आज का टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक की साख निर्माण प्रक्रिया। आपने साख निर्माण प्रक्रिया के बारे में बुक्स में बहुत देखा होगा, सुना भी होगा कईयों से, लेकिन आपको डिटेल में उसकी जो जानकारी है मैं जो इस वीडियो में लेके आने वाला हूं वो आपको शायद रेयर बुक्स में ही देखने को मिलेंगी। रेयर बुक्स, बहुत कम है ऐसी बुक्स। मैं साख निर्माण प्रक्रिया दो तरीके से आपको समझाने वाला हूं। पहला तरीका तो सब जानते हैं, गुणक प्रक्रिया के द्वारा समझाते हैं। दूसरा तरीका आपको रेयर केस में ही मिलेगा, किसी बुक में मिले तो, वो है मैथमेटिकली उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो वो मैं उसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं आपको। तो आइए देखते हैं साख निर्माण प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक की साख निर्माण प्रक्रिया। आइए देखते हैं न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक का अर्थ। वाणिज्यिक बैंक को व्यापारिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जो लोगों के रुपए को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और जब लोगों को मुद्रा की जरूरत होती है तो वो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी देते हैं। कहने का मतलब वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक की परिभाषा उनके कार्यों के आधार पर दी जाती है। जो बैंक लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं उन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य क्या है? साख निर्माण, जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा जो कार्य थे उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये एसबीआई है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, और ये निजी वाणिज्यिक बैंक है, वर्तमान में एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। आइए देखते हैं वाणिज्यिक बैंक का साख निर्माण कार्य। तो साख निर्माण प्रक्रिया, हिंदी भाषा का साख शब्द अंग्रेजी के क्रेडिट शब्द से बना है और अंग्रेजी का जो क्रेडिट शब्द है वो लैटिन भाषा के क्रेडो से बना है, जिसका अर्थ होता है विश्वास। अर्थात साख का अर्थ क्या हुआ? विश्वास। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य साख निर्माण करना भी है। ध्यान दें, साख को विश्वास कहते हैं और बिना विश्वास के ऋण कोई नहीं देता है, इसलिए साख का पर्याय विश्वास एवं ऋण है। साख सर्जन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें वाणिज्यिक बैंक अपनी प्राथमिक जमा के आधार पर कई गुना अधिक साख का निर्माण कर देता है। अर्थात साख निर्माण से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रारंभिक जमा के आधार पर कई गुना मुद्रा निर्माण कर देना ही साख निर्माण प्रक्रिया कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में और भी अधिक सरल शब्दों में मैं बताता हूं तो साख निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रारंभ में जो बैंक के पास पैसा आता है, मान लीजिए उसके पास 10,000 रुपए आया, तो वो केवल 10,000 रुपए उधार नहीं देता, वो 10,000 का कई गुना, वो सीआरआर पर इन पर निर्भर करता है, कई गुना वो ज्यादा उधार दे देता है। अर्थात उसके पास 10,000 आया तो वो मान लीजिए हो सकता है वो 1 लाख रुपए उधार दे दे। अब आप सोचेंगे 10,000 रुपए आया है फिर 1 लाख रुपए कैसे उधार दे देंगे? इसी प्रक्रिया को साख निर्माण प्रक्रिया कहा गया है। और साख निर्माण प्रक्रिया से जो बैंकों की आय है वो 10 गुनी, 15 गुनी, जितनी भी गुनी हो सकती है, वो सीआरआर पर और इन पर रिजर्व पर निर्भर करती है। कहने का मतलब बैंक की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत ये साख निर्माण की प्रक्रिया ही है। आइए देखते हैं इस बिग प्रक्रिया को। सबसे पहले होम के अनुसार, जो होम है उन्होंने क्या कहा है? गौण जमा का निर्माण ही साख निर्माण है। ध्यान दीजिए, होम ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार गौण जमा को ही साख निर्माण कहा गया है। कुछ बुक्स में गलत लिखा हुआ है कि कुल जमा को साख निर्माण कहते हैं। ज्यादातर जो आप बुक्स देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि कुल जमा को ही पब्लिशर ने साख निर्माण कह दिया है, जो कि गलत है। गौण जमा का निर्माण ही साख निर्माण है, ऐसा होम ने परिभाषा में कहा है। एक बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक साख जमा या गौण जमा का निर्माण होता है। तभी तो यह कहा जाता है ऋण जमा राशियों का निर्माण करते हैं और जमा राशियां ऋणों का निर्माण करती हैं।
ये सेम परिभाषा ये इंग्लिश में है। ये परिभाषा मैंने यहां स्पष्ट रूप से इसलिए लिखी है क्योंकि आप जब बुक्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि साख निर्माण को उन्होंने कुल जमा निर्माण बता दिया है, जबकि ऐसा नहीं है, वो गलत है बुक्स। ये आप होम की परिभाषा से समझ गए होंगे। इसके अलावा कीन्स ने भी कुछ कहा है इस संबंध में। कीन्स के अनुसार ऋण जमा की संतान है, जमा नहीं है, संतान है उसकी, और जमा ऋण की संतान, अर्थात जमा से ऋण उत्पन्न होता है और ऋण से जमा उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साख निर्माण प्रक्रिया की मान्यताएं। जाहिर बात है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उतना हमारे डिटेल में नहीं जा सकते हम। तो हम क्या करते हैं, साख निर्माण की प्रक्रिया में कुछ मान्यताएं मान लेते हैं, जिसके आधार पर हम ये व्याख्या करते हैं कि कैसे साख निर्माण होता है। तो पहली मान्यता है, अर्थव्यवस्था में केवल एक बैंक है। ध्यान देना, केवल एक ही बैंक है पूरे देश में। दूसरी मान्यता, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग LRR के रूप में रखना कानूनन अनिवार्य है। अब LRR के दो घटक होते हैं, वो RBI के पास CRR रख सकता है तथा अपने पास SLR रख सकता है। तो ये दो उसे रखना होता है, CRR और SLR। इसके अलावा बैंक अपनी इच्छा से जो रिजर्व अपने पास रखता है उसे अतिरिक्त रिजर्व ER कहते हैं। तो कहने का मतलब, वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का LRR भाग तो कानूनन रखना होता है और अतिरिक्त रिजर्व वो अपनी इच्छा से भी रख सकता है। लेकिन हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है कि माना CRR 10% है और SLR को हमने क्या मान लिया, 0, और अतिरिक्त रिजर्व को भी हमने क्या मान लिया है, 0। तो इसका मतलब हमारा LRR या पूरा ये जो घटक था वो क्या रह गया है बन के, अब CRR बराबर 10%। अब हमारा तीसरा पॉइंट, प्रारंभिक जमा या प्राथमिक जमा बराबर हमने 10,000 रुपए मानी है। नंबर 4, बैंक के सभी जमाकर्ता अपनी समस्त जमाओं को एक साथ एक ही समय पर नहीं निकालते हैं। यह भी हमने मान्यता ली है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बैंक फेल हो जाएगा। नंबर 5, बैंक ऋण की राशि केवल ऋणी के अकाउंट में ही जमा करता है, अर्थात वो कैश काम नहीं करता है। बैंक क्या करता है कि जो भी पैसा देना और लेना है वो सब किस में कर रहा है, वो अकाउंट के माध्यम से। अब आगे बढ़े। ये आ गई है हमारी साख निर्माण प्रक्रिया की टेबल। मैं ये बता दूं, ये प्रारंभिक जमा है, ये राउंड है चरण, ये डिपॉजिट जमा वाली कॉलम है, ये रिजर्व राशि है जो हमने CRR बराबर 10% मानी, और ये ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि है। तो सबसे पहले फर्स्ट चरण में बैंक के पास प्रारंभिक जमा के रूप में कितने पैसे आए, 10,000 रुपए, जो कि हमने अभी मान लिया था मान्यता में। ये 10,000 रुपए है, इसका 10% बैंक अब रख लेता है। इसका 10% कितना हुआ, CRR बराबर 10%, ये रिजर्व बैंक के पास रख देता है। तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। तो कितना बचा बैंक के पास पैसा, 10,000 माइनस 1,000 बराबर 9,000। तो वो 9,000 रुपए बैंक ने क्या किया, किसी अन्य व्यक्ति को ऋण दे दिया। जो ये 10,000 में से 1,000 रुपए गए, 9,000 रुपए बचा, बैंक ने इन 9,000 रुपए किसी अन्य व्यक्ति को ऋण दे दिया। और जिस व्यक्ति को ऋण दिया था ये 9,000 रुपए, उसका खाता भी कहाँ है, इसी बैंक में, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है। तो उसने ये 9,000 रुपए कहाँ जमा करा दिए, इसी बैंक में लाकर। ये देखो यहाँ जमा हो गए। तो ये 9,000 यहां से आए, जिसने ऋण लिया उसने अपने 9,000 रुपए यहां जमा करा दिए। तो सेकंड राउंड में कितनी जमा आई, 9,000 रुपए। अब यहां से हमारी ये गौण जमा या व्युत्पन्न जमा या जिसे द्वितीयक जमा भी कहते हैं, ये स्टार्ट हो गई है। पहली तो प्राथमिक जमा, ओरिजिनल पैसा 10,000 रुपए आया था, ठीक है, और अब यहां से गौण जमा प्रारंभ हो रही। तो जो ये लोन लिया था 9,000 का, वो जमा के रूप में यहां आ गया 9,000 रुपए। अब बैंक के पास जैसे ही 9,000 रुपए आया जमा के लिए, बैंक ने क्या किया, उसका 10% RBI के पास रख दिया, अर्थात 900 रुपए RBI को दे दिया, और 9,000 माइनस 900 बराबर 8100 रुपए लोन के रूप में दे दिया। अब जिस व्यक्ति को लोन दिया था उसने क्या किया, ये 8100 रुपए यहाँ तीसरे चरण में लाकर यहाँ जमा करा दिए इसी बैंक में, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में ये एक ही बैंक है। फिर बैंक ने क्या किया, इस 8100 का 10% 810 रुपए RBI को दे दिया, और शेष राशि 7,290
लोन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को दे दी। फिर इस व्यक्ति ने अपना पैसा यहां जमा करा दिया चौथे चरण में 7,290, और फिर बैंक ने वही प्रक्रिया अपनाई कि उसका 10% 729 रुपए आरबीआई को दे दिया और बाकी का बचा 6,561 रुपए किसी को लोन के रूप में दे दिया। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती जाएगी और कब तक चलेगी? जब तक कि कुल जमा 1 लाख रुपए नहीं हो जाए। अंत में कुल जमा 1 लाख रुपए हो जाती है और कुल रिजर्व राशि वो 10,000 रुपए की हो जाएगी, अर्थात रिजर्व बैंक के पास ये बैंक 10,000 रुपए सीआरआर के रूप में रख देगा और ऋण कितने का दे देगा? वो 90,000 का। अब कमाल की बात देखो, उसके पास थे 10,000 रुपए और वो 10,000 रुपए भी उसने आरबीआई को दे दिए और फिर भी उसने 90,000 रुपए का लोन दे दिया। यही साख निर्माण है कि प्रारंभिक जमा 10,000 के आधार पर उसने कितनी जमा का निर्माण कर दिया? कुल 1 लाख की। इसी को साख निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये कैसे उत्तर आए, इसके 2 तरीके हैं, वो मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा, आप देखिए आगे। पहला तरीका जो मैथमेटिक्स पे बेस है कि ये टेबल का आंसर कैसे आया उसको देख लीजिए, फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। तो कुल जमा का हमारा जो सूत्र होगा वो होगा टीडी यानी कि टोटल डिपॉजिट बराबर डेल्टा पी। पी का मतलब है यहां, डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। और आर का मतलब है हमारे पास रिजर्व रेशियो। तो हमारा सूत्र क्या बन रहा है टेबल के अनुसार? टीडी बराबर डेल्टा पी, पहले प्राथमिक जमा आई, फिर प्लस प्राथमिक जमा का 1 माइनस आर यानी कि रिजर्व रेशियो रखकर उसको घटा के जो डेल्टा पी है उसे अगले चरण में जमा के रूप में आ गई, वो गौण जमा के रूप में, फिर डेल्टा पी 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। तो ये हमारा इसका सूत्र बनता है, जहां डेल्टा पी चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राथमिक जमा कितनी हुई हमारे, डेल्टा पी का मान है हमारे पास 10,000 रुपए, अर्थात प्रारंभिक जमा में कितना परिवर्तन आया? 10,000 का। और रिजर्व रेशियो हमने कितना मान लिया था? सीआरआर 10%, तो ये हमारा 10% हो गया। हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। कुल जमा टीडी बराबर डेल्टा पी की जगह हमने यहाँ 10,000 रुपए रखा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, फिर डेल्टा पी का मान वही 10,000 रुपए, फिर कोष्टक और 1, ये 1, फिर माइनस का चिन्ह, और आर बराबर हमने कितना माना है? 10%, तो ये 10%, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 10,000 और कोष्टक 1 माइनस 10% का होल स्क्वायर और फिर डॉट डॉट डॉट, ये प्रक्रिया चल रही है आगे। फिर इसको अगर हम और बड़ा करेंगे सूत्र को तो क्या बन जाएगा? कुल जमा टीडी बराबर 10,000 प्लस 10,000 कोष्टक 1 माइनस 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। तो 10% को हमने खोला तो ये बन गया 10/100 प्लस 10,000 कोष्टक 1 माइनस 10/100 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आप इन प्रक्रियाओं को खा सकते हैं, अर्थात छोड़ सकते हैं। मैंने ये समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया ली है। कुल जमा टीडी बराबर 10,000 प्लस 10,000, अब 100 एकम 100 में से 10 गए तो 90, तो 90 बटा कितने होते हैं? 100, तो 90/100 को हम 9/10 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से 9/10 आए हैं। आप डायरेक्ट भी चाहें तो ये 0 से 0 कट कर दें, यहाँ पे ये वाली 0, ये देखिए मैं कट के देखा हूं। आप चाहें तो ऐसे काम कर सकते हैं, ये 0 से 0 गई तो ये क्या बचा? 1/10, तो 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो 9/10 ऐसे आया है ये वाला, ठीक है। तो फिर प्लस, ये प्लस का चिन्ह आ गया, फिर 10,000, फिर ये कोष्टक, फिर वही 1 माइनस 10/100 का मान होता है 9/10 का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। फिर है कुल जमा टीडी बराबर 10,000। अब हमने 10,000 को कॉमन ले लिया है। इस पूरी सीरीज में कॉमन क्या है? 10,000 है। इस पूरी सीरीज में कॉमन क्या है? 10,000 आपको हर जगह दिख रहा होगा। इस वाली में भी है 10,000, यहाँ पे भी है 10,000, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम 10,000। कॉमन लेने के बाद हमने ये बड़ा कोष्टक लगा दिया है यहाँ, और यहाँ इस 10,000 की बचा, अब क्या बचा? 1, क्योंकि 10,000 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 10,000, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। फिर प्लस का चिन्ह जो ये है, ये आ गया प्लस का चिन्ह। फिर ये 10,000 यहाँ था, ये तो हट जाएगा और बचेगा क्या? 9/10, तो ये 9/10 यहाँ आ गया। फिर ये प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ गया। फिर 10,000 तो हट जाएगा और 9/10 का स्क्वायर ये आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी और फिर वही प्लस का चिन्ह डॉट 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 डॉट, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब चूंकि यह श्रेणी 9/10 के गुणोत्तर क्रम में बढ़ रही है, गुणोत्तर मतलब
कि पहले 9/10 की घात कितनी है। अगर हम इसकी घात देखें तो 9/10 की घात कितनी है 1, फिर इसकी घात कितनी होगी 2, फिर आ जाएगी 3, 4, 5। तो इसका मतलब है ये कैसी सीरीज है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। गुणोत्तर क्रम में या गुणा के क्रम में जो सीरीज बढ़ती है उसे हम गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इसलिए यह क्या कौन सी सीरीज बन गई, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में अगर आपको अनंत पदों का ज्ञात करना हो जोड़, क्योंकि अनंत पद है, प्लस 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 हमें पता ही नहीं कहां इसका अंत होता है, तो इसके सूत्र जो होता है वो ये होता है S इंफिनाइट बराबर A/1 - R, जहां A का मतलब है प्रथम पद। जो प्रथम पद कितना है, यहाँ पे प्रथम पद है 1। प्रथम पद कितना है 1। क्यों, ये 10,000 मत मान लेना प्रथम पद, ये प्रथम पद 10,000 नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना, ये है हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज, वो 10,000 ज्योमेट्रिक सीरीज में हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो प्रथम पद बराबर 1 है। R का मतलब होता है उभयनिष्ठ अनुपात। तो यहां उभयनिष्ठ अनुपात या रेशो क्या है, जिसके क्रम में ये बढ़ रही है 9/10। तो R का मान हो गया 9/10। तो हमने वैल्यूज पुटअप की, A का मान 1 रख दिया हमने, और 1 माइनस का चिन्ह, और R का मान हमने 9/10 माना है, तो ये 9/10 लिख दिया। तो मान आया निकल के इसका 1/10। तो इसको उल्टा किया तो ये आंसर आ गया हमारा 10। ये किसका आया है, ये केवल अभी इतने का आंसर आया है। कितने का, इस कोष्ठक वाले का। क्यों, क्योंकि यही गुणोत्तर सीरीज है हमारी, तो इसका आंसर आ गया। जबकि 10,000 तो अभी भी है, ऐसे कैसे इसका आंसर नहीं आया है। तो कुल जमा का हमारा जो ये सूत्र है वो क्या बन जाएगा, कुल जमा TD बराबर 10,000। ये 10,000 हमने यहां से लिए हैं, ये 10,000 मैंने ये लिख दिए, ठीक है, ये 10,000 मैंने यहां लिख दिए। फिर कोष्टक, ये जो कोष्टक था याद है, हमने ये कोष्टक लगाया था, ये कोष्टक मैंने यहां लगा दिया, और ये फिर मैंने ये जो इस गुणोत्तर श्रेणी का मान कितना आया, इस पूरी गुणोत्तर श्रेणी का मान आया है 10, तो मैंने ये 10 यहां लिख दिया और कोष्टक बंद कर दिया। तो 10,000 गुणा 10 बराबर कितना होता है 1 लाख। तो ऐसे हमारे पास कुल जमा ये आ गई है 1 लाख, जो कि हमने यहाँ टेबल में यहां लिखी है, कुल जमा 1 लाख। उम्मीद है आपको ये टेबल और ये जो सीरीज है किस तरीके से आंसर निकला है वो पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम। दूसरा तरीका है साख गुणक। साख गुणक का सूत्र होता है 1/R, अर्थात 1/रिजर्व। साख गुणक का एक और सूत्र होता है 1/LRR + ER, क्योंकि R के 2 भाग होते हैं, LRR और ER। रिजर्व के 2 भाग होते हैं, LRR और ER। और साख गुणक का एक सूत्र हो सकता है 1/CRR + SLR + ER, क्योंकि LRR के 2 घटक होते हैं, CRR और SLR, इसलिए हमने यहां इसको टुकड़ों में कर दिया। पहले हमने R को यहां 2 टुकड़ों में तोड़ा, LRR और ER, फिर हमने LRR को यहां 2 टुकड़ों में तोड़ा, तो ये क्या बन गया CRR + SLR + ER। तो साख गुणक का मूल जो सूत्र है वो होगा 1/CRR + SLR + ER। अब ध्यान दें, कुल जमा का जो सूत्र होगा TD बराबर वो होगा प्रारंभिक जमा गुणा 1/CRR + SLR + ER। ये कुल जमा का सूत्र है। ये तो साख गुणक का सूत्र था, ये कुल जमा का सूत्र है। तो कुल जमा हमारे पास कितनी निकल के आई, कुल जमा बराबर प्रारंभिक जमा कितनी थी 10,000, ये मैंने लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 1 लिख दिया। CRR कितनी मानी है हमने 10%, जबकि SLR और ER हमने कितनी मानी है 0। तो आंसर कितना आया 10,000 × 1/10%। तो कुल जमा TD बराबर 10,000 × 10% का मतलब कितना होता है 10/100। तो उसको उल्टा किया तो ये क्या बन गया 100/10। तो अंत में उत्तर निकल के आ गया हमारे पास 1 लाख रुपया। तो ये है हमारी कुल जमा। ध्यान दें, ये साख निर्माण नहीं है, ये कुल जमा है। और यहीं पे किताबों ने गड़बड़ी की है, क्योंकि उन्होंने इस 1 लाख रुपए को ही साख निर्माण कह दिया है, जो कि गलत है। साख निर्माण क्या होता है, व्युत्पन्न जमा या गौण जमा या द्वितीयक जमा या ऋण के रूप में जो राशि दी गई है उसी को साख निर्माण कहते हैं। तो साख निर्माण क्या होगा हमारे पास, कुल जमा माइनस प्रारंभिक जमा। तो कुल जमा कितनी हुई 1 लाख रुपए, जबकि प्रारंभिक जमा कितनी आई थी 10,000 रुपए। तो बैंक ने कितना क्रेडिट क्रिएशन किया 90,000 रुपए उसने
क्रेडिट क्रिएशन किया है, क्योंकि 10,000 रुपए तो वास्तविकता में आए थे बैंक के पास, ये उसने जन्म नहीं दिया है, इन 10,000 को बैंक ने जन्म नहीं दिया है, इसलिए साख निर्माण का हिस्सा नहीं होंगे। तो साख निर्माण बराबर 90,000 रुपए होता है, जबकि कुल जमा बराबर 1,00,000 रुपए होती है। तो ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा कि साख निर्माण क्या होता है। साख गुणक भी निकाल सकते हैं, यहां आप 1/10% अगर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, सीधी सी बात है साख गुणक। तो इस तरीके से आप पूरा उत्तर निकाल के ये टेबल हम भर सकते हैं। और ये कुल जमा 1,00,000 आई गई है टेबल में, कुल रिजर्व राशि 10,000 रुपए आ गई है और साख निर्माण राशि 90,000 आ गई है। तो CRR 10% है, तो कुल जमा का 10% 10,000 कुल रिजर्व राशि हो गई है। इस तरीके से हमने ये काम किया है और 1,00,000 में से 10,000 रुपए गए तो ये 90,000 रुपए। तो ये पूरा आंसर आ गया है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगा हो डिटेल में वर्क है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।